कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। सृष्टि आंखों में आंसू लिए प्रलय की तरफ देख रही थी, जिसने अपनी गोद में प्रांस को लिया हुआ था और पूजा के लिए हवन कुंड के सामने बैठा था, और अब कायनात भी उसके सामने आकर बैठ गई थी। कायनात वो लड़की थी जिसके साथ अब प्रलय शादी करना चाहता था। पंडित जी प्रलय की तरफ देखते हुए बोले, यजमान आप हमें बता दीजिए, क्या हम पूजा शुरू कर सकते हैं, क्योंकि शुभ मुहूर्त बीत रहा है। प्रलय हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जी पंडित जी, आप पूजा शुरू कर सकते हैं। बच्चे के माँ बाप पूजा में बैठ चुके हैं और मुझे नहीं लगता और किसी की यहाँ पर ज़रूरत है। आप पूजा शुरू कीजिए, नामकरण पूजा आज ही होगी। कुसुम जी प्रलय की तरफ देखती ही रह गई। उन्हें प्रलय से इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। प्रलय सृष्टि से कितना प्यार करता है ये बात वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन नाराज़गी में वो इस तरह से हद पार कर देगा, इस बात का अंदाज़ा उन्हें नहीं था। वहीं नताशा की आंखों में भी आंसू आ रहे थे। सृष्टि को देख देख कर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तभी सृष्टि अचानक से बोली, एक मिनट पंडित जी। पंडित जी और कुसुम जी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। सृष्टि प्रलय के बिल्कुल करीब होकर उसके ऊपर झुकी और अगले ही पल उसने प्रांस को प्रलय की गोद से ले लिया। प्रलय हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। सृष्टि प्रांस को लेकर प्रलय के बिल्कुल सामने वाली जगह पर बैठी और पंडित जी की तरफ देखते हुए बोली, शायद मिस्टर राणा ये नहीं जानते कि नामकरण पूजा में बच्चे के माँ और बाप दोनों का बैठना होता है। वो माँ बाप जिसने उस बच्चे को जन्म दिया है। प्रांस मेरा बेटा है, उसे जन्म मैंने दिया है और मेरे होते हुए उसकी माँ की जगह पर कोई और बैठे, ऐसा कैसे हो सकता है। अगर मिस्टर राणा को किसी और के साथ कोई पूजा करनी है तो वो मेरे बेटे के साथ तो बिल्कुल नहीं हो सकती। जब तक उसकी माँ जिंदा है तब तक तो ये हक उसकी माँ किसी और को कभी नहीं देगी। अब आप पूजा शुरू कर सकते हैं। ये बोलते हुए उसकी नज़रें प्रलय की नज़रों से मिली हुई थी, जो गुस्से से एकदम लाल हो चुकी थी। प्रलय ने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ कस ली। तभी कायनात उसके हाथ पर अपना हाथ रख कर बोली, मेरे हिसाब से प्रलय, ये पूजा जिस तरह से हो रही है हो जानी चाहिए। प्रांस की पूजा के लिए ये मुहूर्त बहुत ही अच्छा है। मुझे नहीं लगता हमें और ज़्यादा देरी करनी चाहिए। वैसे भी प्रांस बेशक से मेरी गोद में रहे या तुम्हारी या फिर सृष्टि की, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही सृष्टि प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, बहुत फर्क पड़ता है। प्रांस मेरी गोद में रहे या फिर किसी और की गोद में, इस बात से बहुत फर्क पड़ता है। मेरा बेटा सिर्फ मेरा है और भी बहुत कुछ है यहाँ पर जिस पर मेरा हक बनता है, लेकिन जब सामने वाला चाहता ही नहीं मैं उस पर हक जताऊँ तो फिर मुझे भी किसी से ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। पर मेरा बेटा मैं किसी और की गोद में दे दूँ, इतनी भी दरिया दिल नहीं हूँ मैं। अब जिसे पूजा में रहना है वो रह सकता है और जिसे पूजा से जाना है वो जा सकता है। ये बोलते हुए अब उसने अपनी नज़रें कायनात पर घुमा दी थी। कायनात का चेहरा भी हल्का गुस्से में नज़र आ रहा था। पंडित जी ने कुसुम जी की तरफ देखा। उन्हें सच में नहीं समझ आ रहा था कि किसके साथ पूजा करनी है और किसके साथ नहीं। तभी कुसुम जी सृष्टि के साथ बैठी और पंडित जी की तरफ देखते हुए बोली, आप पूजा शुरू कीजिए पंडित जी, इस बार ये पूजा बच्चे की माँ के हाथों ही होगी। ये बोलकर उन्होंने सृष्टि के कंधे पर अपना हाथ रखा। नताशा भी सृष्टि की तरफ बैठी थी। प्रलय का चेहरा गुस्से से काँप रहा था और कायनात ने अभी भी उसके हाथ पर अपना हाथ रखा हुआ था। प्रलय अपनी जगह से उठने लगा, लेकिन कायनात ने उसका हाथ पकड़कर जोर से दबा दिया और उसे बैठे रहने की रिक्वेस्ट नज़रों ही नज़रों में की। वो सब देखकर सृष्टि को अपने दिल में हद से ज़्यादा तकलीफ महसूस हो रही थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आने दिए। बस चुपचाप वहाँ पर बैठी पूजा करती रही। प्रलय भी पूजा में बैठा रहा और अपनी शांत नज़रों से सृष्टि की तरफ देखता रहा। पंडित जी ने पूजा शुरू कर दी और वो मंत्र उच्चारण कर रहे थे, जिसके साथ साथ हवन कुंड में आहुति भी दे रहे थे। कुछ ही देर बाद पूजा खत्म हुई और पंडित जी प्रलय और सृष्टि दोनों की तरफ देखते हुए बोले, अब आप अपने बच्चे के कान में उसका नाम बोल सकते हैं। अगर बच्चे की बुआ है तो उसके मुँह से आप बच्चे का नाम उसके कान में कहेंगे तो ज़्यादा शुभ होगा।
सृष्टि उनकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराई। उसकी नज़रें नताशा की तरफ उठ गई थी, जबकि प्रलय तुरंत बोला, बच्चे की कोई बुआ नहीं है पंडित जी। प्रलय की बात सुनकर नताशा, जो अपनी जगह से उठकर सृष्टि की तरफ ही गई थी, वो एकदम से ब्लैंक हो गई। वो प्रलय की तरफ हैरानी से देखने लगी, जिसके चेहरे पर फिलहाल कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। लेकिन तभी सृष्टि ने नताशा के गाल पर अपना हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोली, पंडित जी, बच्चे की बुआ है और बच्चे का नाम उसकी बुआ ही उसके कान में कहेगी, है ना नताशा? तुम जानती हो ना तुम्हें क्या करना है? नताशा की आंखों में पानी आ गया था। वो अपना चेहरा झुकाकर बोली, मुझे लगता है मुझे यहाँ से जाना। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही सृष्टि ने उसका हाथ कसकर थाम लिया और बोली, तुमसे जितना कहा है तुम उतना करो। अपने इस भतीजे का नाम जल्दी से उसके कान में कहो, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। माँ ने कहा था कि जब तक पूजा नहीं खत्म हो जाती तब तक मैं कुछ खा नहीं सकती। अब जल्दी से करो। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर उतावलापन साफ नजर आ रहा था। प्रलय गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था। कायनात उसे शांत कराते हुए बोली, प्लीज इस वक्त कुछ भी रिएक्ट मत करना। आई मीन ये सब जो हो रहा है वो होने दो। मैं चाहती हूँ कि जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती तब तक सब कुछ शांति से हो। जब हमारी शादी हो जाएगी तो हम देख लेंगे ना हमें क्या करना है और क्या नहीं। प्रलय उसकी बातें सुन रहा था, लेकिन उसकी बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं नताशा फ्रांस के कान पर झुककर उसके कान में बड़े ही प्यार से बोली, फ्रांस। सृष्टि उन दोनों की तरफ देखते हुए मुस्कुराई और उसने फिर कुसुम जी की तरफ देखा तो कुसुम जी ने वहीं साइड में रखा हुआ एक बैग नताशा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये तुम्हारा नेक। नताशा तुरंत बोली, मुझे ये सब नहीं चाहिए माँ। सृष्टि ने तुरंत उस बैग को अपने हाथ में लिया और नताशा की तरफ बढ़ाते हुए बोली, ऐसे कैसे नहीं चाहिए? तुम फ्रांस की इकलौती बुआ हो, तुम्हारा तो हक बनता है नेक लेने का, है ना माँ? कुसुम जी ने मुस्कुराकर अपना सर हाँ में हिलाया। नताशा ने वो बैग ले लिया, लेकिन उसकी नज़रें प्रलय की तरफ थी, जो गुस्से से अभी भी कांप रहा था। वो अब अपनी जगह से खड़ा हुआ और चुपचाप अंदर की तरफ चला गया। कायनात भी तुरंत अपनी जगह से खड़ी हुई और प्रलय के पीछे पीछे घर के अंदर चली गई। उन दोनों को अंदर जाते देख सृष्टि के चेहरे पर हल्का गुस्सा झलकने लगा था। वहीं कुसुम जी को तो प्रलय पर हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उन्होंने जल्दी से पंडित जी को भी दान दक्षिणा दी और फिर उन्हें मिठाइयाँ और फ्रूट्स देकर वहाँ से विदा कर दिया। कुसुम जी अब सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, मैं प्रलय से बात करूंगी। उसने अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ भी कहा तुम उन बातों को सीरियस मत लेना। वो बस गुस्से में है, शायद इसलिए ये सब कुछ बोल रहा है। जब दो चार सुनाऊंगी तो उसकी अक्ल खुद ब खुद ठिकाने पर आ जाएगी। सृष्टि हल्का सा मुस्कुराई और बोली, नहीं माँ, अब आप मिस्टर राणा से कुछ नहीं कहेंगी। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ वो ये सब क्या कर रहे हैं। जो कर रहे हैं आप उन्हें करने दीजिए। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आप दोनों के बीच भी कोई प्रॉब्लम आए। ये मेरे और मिस्टर राणा के बीच की लड़ाई है और मैं चाहती हूँ कि इस बार ये लड़ाई मैं खुद लड़ूँ। प्लीज़ आप मिस्टर राणा से कुछ मत कहिएगा। नताशा तुरंत बोली, लेकिन वो ऐसे कैसे किसी और से शादी कर सकते हैं भाभी? मेरा मतलब है आप उनकी बीवी हैं। आप दोनों का डिवोर्स नहीं हुआ, इसलिए तो ईरा के साथ उनकी कोई भी शादी वैलिड नहीं हुई। तो फिर अब ये शादी? सृष्टि मुस्कुराते हुए बोली, अभी उन्होंने सिर्फ शादी की बात की है, शादी की नहीं। और जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक शादी वैलिड और ना वैलिड होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तुम फिक्र मत करो। पहले बेशक से हिम्मत हार जाती थी, मैं टूट जाती थी, चीज़ों से भागने लगती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मिस्टर राणा से बहुत प्यार करती हूँ मैं। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि वो मेरे होते हुए किसी और से शादी करेंगे तो ये उनकी गलतफहमी है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। नताशा और कुसुम जी चुपचाप उसे देख रहे थे। कुछ देर बाद सृष्टि फ्रांस को कुसुम जी को देकर ऊपर रूम में आई तो देखा प्रलय फ्रांस के रूम में नहीं था। उसके सामने की तरफ देखा जहाँ पर प्रलय का वो रूम था जहाँ पर सृष्टि और प्रलय रहते थे। वो धीमे धीमे कदमों से वहाँ पर आई तो देखा प्रलय रूम के बीचों बीच खड़ा था और कायनात उसके पास खड़ी थी। वो दोनों आपस में कोई बात कर रहे थे। सृष्टि अंदर की तरफ आई तो दोनों एकदम से चुप हो गए। कायनात चुपचाप सृष्टि की तरफ देख रही थी। सृष्टि बिना उसकी तरफ देखते हुए बोली,
मुझे मिस्टर राणा से अकेले में कोई बात करनी है। कायनात ने प्रलय की तरफ देखा और बोली, मैं अभी आती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगी, लेकिन प्रलय ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बोला, तुम कहीं नहीं जाओगी। जिसे मुझसे बात करनी है वो तुम्हारे सामने भी कर सकता है। तुम बीबी बनने वाली हो मेरी, तुम्हारा पूरा हक बनता है उन सब बातों को जानने का जो मुझसे जुड़ी है। ये बोलते हुए उसकी नज़र सृष्टि की तरफ थी। सृष्टि एक बार फिर से गहरी आवाज़ में बोली, मैंने कहा मुझे मिस्टर राणा से अकेले में बात करनी है। कायनात तुरंत बोली, प्लीज़ तुम कर लो सृष्टि से अकेले में बात, मैं बाद में आती हूँ। क्यों फालतू की बहस करनी? अगर वो तुमसे बात करना चाहती हो तो मुझे नहीं लगता तुम्हें उससे अकेले में बात करने में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। प्रलय तुरंत बोला, किसे क्या लगता है और किसे क्या नहीं, इस बात की टेंशन प्रलय लड़ा नहीं लेता। और कह दिया ना मैंने कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी तो मतलब कहीं नहीं जाओगी। प्रलय अभी बोल ही रहा था कि सृष्टि ने कायनात का हाथ पकड़ा और अगले ही पल उसे जोर से खींचा तो उसका प्रलय से हाथ छूट गया। सृष्टि अब तुरंत कायनात को खींचते हुए रूम से बाहर की तरफ लेकर जाने लगी। प्रलय हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। वो भी अगले ही पल कायनात को पकड़ने के लिए आगे की तरफ हुआ, लेकिन सृष्टि के कदम बहुत ज़्यादा तेज थे। वो कायनात को लेकर दरवाजे तक आई और रूम से बाहर निकालते हुए बोली, मेरे सामने ये भोली भाली और मासूम बनने का ड्रामा मत करना। अगर तुम में इतनी समझ होती तो मेरे और मिस्टर राणा के बीच आती ही नहीं। इसलिए अब ये दिखावा तो बिल्कुल भी मत करना कि तुम हम दोनों के बीच आना नहीं चाहती। ये बोलकर उसने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया। कायनात हैरानी से उसकी तरफ देखती रह गई। वहीं सृष्टि अब प्रलय की तरफ देख रही थी। प्रलय उसे गुस्से से देखते हुए बोला, कब से देख रहा हूँ तुम्हें, अपनी मर्जी किए जा रही हो। पूजा से लेकर अब तक जो तुम्हारे मन में आ रहा है वो तुम कर रही हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यूं ही मैं तुम्हारी मर्जी बर्दाश्त करता रहूँगा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई कायनात को इस कमरे से बाहर निकालने की? सृष्टि तुरंत बोली, क्योंकि ये कमरा मेरा है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई ऐरा गैरा मेरे कमरे में मुंह उठाकर आ जाए। प्रलय दांत पीसते हुए बोला, ओह रियली, किसने कहा तुमसे कि ये कमरा तुम्हारा है? ये कमरा मेरा है। राणा मेंशन की हर एक चीज़ मेरी है, उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं बनता और आइंदा कभी ये जताना भी मत। सृष्टि भी गुस्से से बोली, जताऊंगी? क्या कर लेंगे आप? प्रलय और भी ज़्यादा गुस्से से गरजते हुए बोला, जिस तरह से तुमने कायनात को बाहर निकाला है ना, उसी तरह से मैं भी तुम्हें बाहर निकाल सकता हूँ। सृष्टि तुरंत बोली, निकाल कर दिखाइए, मैं भी तो देखूं आप कैसे मुझे इस घर से बाहर निकालते हैं। लेकिन मुझे इस घर से बाहर निकालने से पहले इतना याद रख लीजिएगा कि अगर मैं इस घर से नहीं रहूँगी तो प्रांश भी इस घर में नहीं रहेगा। प्रलय गुस्से से कांपते हुए बोला, तुम मुझे धमकी दे रही हो, मुझे चैलेंज कर रही हो? सृष्टि भी उसकी आंखें में आंखें डालकर बोली, अगर आपको ये चैलेंज लग रहा है तो चैलेंज ही सही, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लीजिए कि सृष्टि प्रलय राणा वहीं पर रहेंगी जहाँ पर उसका बेटा प्रांश राणा रहेगा, और जहाँ सृष्टि जाएगी वहीं उसका बेटा जाएगा। अब आप खुद देखिए कि आपको मुझे इस घर से बाहर निकालना है या नहीं। और रही बात आपकी शादी की जिसके बारे में बात करने आई थी, तो अब ये भी चैलेंज ही समझ लीजिए कि मैं आपको किसी से कोई शादी नहीं करने दूंगी। प्रलय सर्द लहजे में बोला, तुम मुझे रोकोगी? इतनी औकात है तुम्हारी? सृष्टि उसकी बात पर मुस्कुराई और बोली, जिसका पति प्रलय राणा हो उसकी औकात क्या होगी, इस बात का अंदाज़ा तो आपको होगा मिस्टर राणा। बाकी अगर आपको मेरी औकात देखनी ही है तो ट्राई करके देख लीजिए, मैं भी देखती हूँ कैसे करते हैं आप ये शादी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी और प्रलय उस मुस्कुराहट को देखकर हद से ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। वो सृष्टि के बिल्कुल करीब हुआ और बोला, चैलेंज एक्सेप्टेड। उसके मुंह से चैलेंज एक्सेप्टेड सुनकर सृष्टि के चेहरे की वो तिरछी मुस्कुराहट और भी ज़्यादा बढ़ गई। सृष्टि अब रूम से बाहर की तरफ आई। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला उसकी नज़र कायनात पर गई जो वहीं पर खड़ी थी। कायनात को देखकर वो उसके करीब हुई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, अगर तुम अपने किसी मतलब के लिए मिस्टर राणा का साथ दे रही हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गलती तुम्हारी नहीं है। अगर वो तुम्हें यहाँ पर लेकर आए हैं तो गलती उनकी है, लेकिन अगर सच में तुम्हारे दिल में मिस्टर राणा के लिए कुछ है तो पीछे हट जाओ, क्योंकि मैं मिस्टर राणा को नहीं छोड़ूंगी और जब तक मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी
तब तक तुम दोनों की शादी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर अपने आप पीछे हट जाओगी तो तुम्हारा ये दिल टूटने से बच जाएगा। वैसे मुझे लगता नहीं कि तुम्हारे दिल में मिस्टर राणा के लिए कुछ है। कायनात उसकी बातें सुन रही थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, मेरे दिल में क्या है और क्या नहीं ये मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं प्रलय को अपने दिल की बात बता चुकी हूँ। और रही बात तुम्हारे प्रलय को छोड़ने या ना छोड़ने की, तो अगर तुम दोनों साथ होते तो मैं यहाँ पर होती ही नहीं। सृष्टि हंसी और बोली, हम दोनों के साथ पर कोई कमेंट ना ही करो तो बेहतर होगा। जिसकी वजह से यहाँ पर हो उसी का दिल इतना जल जाएगा कि दो बातें तुम्हें ही सुनने को मिल जाएगी। ये बोलते हुए उसने पीछे खड़े हुए प्रलय की तरफ देखा और फिर धीरे से कायनात के कान में बोली, आजकल पता नहीं क्या ही रंग चढ़ा है, लेकिन ऑब्सेसिव बहुत है। कोई मुझसे ज़बान भी चलाए तो उसकी ज़बान खींचने तक चले जाते हैं। ये बोलकर उसने एक नज़र फिर से प्रलय की तरफ देखा। बेशक से सृष्टि बहुत धीमे से बोली थी, लेकिन वो जानती थी कि प्रलय के कान कितने ज़्यादा तेज हैं। उसने उसकी बात तो ज़रूर सुनी होगी। सृष्टि अब चुपचाप वहाँ से नीचे की तरफ चली गई और प्रलय अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था। कायनात उसके पास आई और बोली, सृष्टि ने अभी अभी जो कहा वो सुना तुमने? प्रलय बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, तो तुम्हें क्या लगता है मैं बहरा हूँ? कायनात तुरंत बोली, मेरा वो मतलब नहीं था। प्रलय ने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और बोला, फ़िलहाल मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे थोड़ी देर रेस्ट करना है। मैं सर्वेंट को बोलकर तुम्हारे लिए गेस्ट रूम खुलवा देता हूँ। ये बोलकर उसने अपने फ़ोन से नीचे सर्वेंट को कॉल किया और फिर कुछ ही देर में सर्वेंट उसके रूम में हाजिर हो चुका था। प्रलय ने उस सर्वेंट को कायनात को गेस्ट रूम दिखाने के लिए कहा और कायनात उस सर्वेंट के साथ वहाँ से चली गई। प्रलय जाकर सोफे पर बैठा और सृष्टि की बातों के बारे में सोचने लगा। वो स्मोक कर रहा था। कुछ देर बाद जब वो नीचे की तरफ आया तो देखा कुसुम जी और सृष्टि हाल में ही बैठी थी और फ़ोन पर कुछ चेक कर रही थी। जैसे ही कुसुम जी की नज़र प्रलय पर गई, वो तुरंत फ़ोन को अपने हाथ में लेकर उसके पास आई और उसे कुछ दिखाते हुए बोली, ये कैसा लग रहा है? प्रलय ने उनके फ़ोन की तरफ देखा जिस पर एक रेड कलर की साड़ी नज़र आ रही थी। वो एटीट्यूड से बोला, ये क्या है और ये आप मुझे क्यों दिखा रही हैं? कुसुम जी तुरंत बोली, अरे तुमने ही तो कहा था कि तुम शादी करने वाले हो, तो बस शादी की शॉपिंग के बारे में सोच रही थी मैं। उनकी बात सुनते हुए सृष्टि की हंसी छूट गई। उसके हंसने की आवाज़ सुनकर प्रलय की आंखें बड़ी हो गई। कुसुम जी मुस्कुराते हुए बोली, अब मेरे इकलौते बेटे की शादी है। हाँ, शादी तो पहले भी तुमने 2 बार की, लेकिन इस शादी में मैं कहाँ ही शामिल थी। लेकिन अब तुम्हारी शादी का एक भी फंक्शन मैं मिस नहीं करूँगी और इसलिए मैंने अभी से सारी तैयारियां शुरू कर दी है। बताओ ये साड़ी कैसी है? ये मैं शादी के मेन इवेंट पर पहनूंगी। अभी मैं तुम्हें मेहंदी और हल्दी के आउटफिट दिखाती हूँ। ये बोलते हुए उन्होंने जैसे ही अपने फ़ोन की पिक्चर्स स्वाइप करना शुरू किया, प्रलय गुस्से से बोला, मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं। आपको जो पहनना है आप पहन लीजिएगा। और हाँ तुम, ये बोलते हुए वो सृष्टि के सामने आकर खड़ा हुआ। सृष्टि ने प्रांस को अपनी गोद से पालने में लिटाया और फिर अपनी जगह से उठकर किचन की तरफ जाने लगी। प्रलय की आंखें बड़ी हो गई। सृष्टि सीधा सीधा उसे नज़रअंदाज कर किचन में जा रही थी। उसने तुरंत सृष्टि का हाथ पकड़कर उसे रोका। सृष्टि ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। प्रलय गुस्से से बोला, तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। सृष्टि मुस्कुराकर बोली, आपने मेरा नाम नहीं लिया तो शायद मुझे पता नहीं चला होगा, पर मैं आपके लिए ही तो किचन में जा रही थी। आप ऑफिस जा रहे हैं ना, तो ब्रेकफास्ट तो करके जाएंगे। प्रलय व्यंग से मुस्कुराया और बोला, मेरे ब्रेकफास्ट की फिक्र करने की ज़रूरत तुम्हें नहीं है, उसके लिए कायनात है। सृष्टि उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, बेशक से कितनी भी कायनात क्यों ना आ जाए, लेकिन जो फिक्र सृष्टि को प्रलय की है वो किसी और को नहीं हो सकती। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बड़े ही गहरे एक्सप्रेशन थे। प्रलय एक पल के लिए उसे देखता रहा और फिर बोला, लेकिन इस प्रलय को सृष्टि की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। सृष्टि हंसी और बोली, वो तो वक्त बताएगा। प्रलय ने गुस्से से उसे देखते हुए अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। कुसुम जी उसे रोकते हुए बोली, ब्रेकफास्ट तो करके जा, पूजा से पहले तूने कुछ खाया नहीं था, अब तो खाना खा ले।
प्रलय उनकी बात सुनकर मुस्कुराया, फिर उनकी तरफ देखते हुए बोला, कायनात सो रही है, जब वो उठ जाएगी ना तो वो ऑफिस में मेरे लिए लंच ले आएगी, मुझे उसी के साथ लंच करना है। ये बोलकर उसने एक नज़र सृष्टि की तरफ देखा जो कड़वी कड़वी नज़रों से उसे देख रही थी। प्रलय अब तुरंत वहाँ से चला गया और कुसुम जी ने सृष्टि की तरफ देखा। वो तुरंत उसके पास आकर बोली, इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। सृष्टि कुछ सोचते हुए बोली, आपको लगता है कि अगर फ़र्क पड़ेगा तो वो हमें पता चलने देंगे? बिल्कुल भी नहीं। जैसे हम उनकी शादी में खुश होने का ड्रामा कर रहे हैं, वो तो ड्रामा एक्सपर्ट हैं, उनके ड्रामा को तो हम पकड़ भी नहीं पाएंगे। खैर, मुझे सोचना ये है कि अब इस कायनात को ऑफिस जाने से कैसे रोकूं। मैं नहीं जाने दूंगी इसे अपने मिस्टर राणा के पास। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर जलन साफ दिखाई दे रही थी। कुसुम जी ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोली, आय हाय ये जलन। सृष्टि मुंह बनाते हुए बोली, प्लीज़ माँ, अब आप मत छेड़िए मुझे, आप मुझे बस इतना बताइए कि हम उस कायनात को कैसे रोकें। नताशा उसके पास आते हुए बोली, जो मर्द होते हैं उनके दिल का रास्ता उनके पेट से होकर जाता है। वैसे तो मुझे यही लगता है कि भाई आपको अभी भी बहुत प्यार करते हैं और वो ये सब कुछ आपको जलाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर कायनात ने सच में अपने खाने से उन्हें इम्प्रेस कर दिया तो? उसका सवाल सुनकर सृष्टि सोच में पड़ गई। कुछ देर बाद कायनात अपने बनाए हुए खाने को टेस्ट करते हुए बोली, वाह, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि मैंने इतना टेस्टी खाना बनाया है। लगता है प्रलय तो खाना खाकर मेरे हाथों को ही चूम लेगा। उसकी बात सुनकर सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई। अब कायनात ने सर्वेंट की तरफ देखते हुए कहा, तुम जल्दी से इस टिफ़िन में पैक कर दो, तब तक मैं आती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से बाहर की तरफ जाने लगी। उसकी नज़र भी दरवाजे पर खड़ी हुई सृष्टि पर गई। उसे एक हल्की सी स्माइल पास कर कायनात वहाँ से बाहर चली गई और सृष्टि तुरंत अंदर की तरफ आई। जो सर्वेंट प्रलय के लिए टिफ़िन पैक कर रही थी वो उसे देखते हुए बोली, तुम जाओ यहाँ से, ये मैं कर देती हूँ। वो सर्वेंट तुरंत बोली, लेकिन वो मैडम ने बोला है कि। सृष्टि गुस्से से बोली, तुम्हें बताऊँ अभी? मैडम ने बोला है, चुपचाप चली जाओ यहाँ से। वो सर्वेंट डरते हुए वहाँ से चली गई और सृष्टि इरिटेट होते हुए बोली, दूसरों को क्या कहूँ जब अपना ही पति रास्ता भटक गया हो तो। पर मैं हूँ ना, आप बेशक से कितनी भी कोशिश कर लीजिए डिस्ट्रॉयर, लेकिन मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी। जानती हूँ मैं, ये सब आप मुझे जलाने के लिए कर रहे हैं। मैं भी देखती हूँ आप ये खाना कैसे खाते हैं। ये बोलते हुए उसने वो साइड में रखा हुआ नमक का डिब्बा उठाया और पूरे खाने में नमक भर दिया। उसने बाद में खुद वो खाना टेस्ट किया तो मुंह बनाते हुए बोली, छी। ये बोलकर वो तुरंत उस टिफ़िन को बंद कर वहाँ से साइड हो गई। अब वो अपने लिए पराठे बनाने लगी थी, लेकिन वो पराठे वो अपने लिए नहीं बल्कि प्रलय के लिए बना रही थी। कायनात कुछ ही देर में वहाँ पर आई और वो टिफ़िन उठाकर राणा मेंशन के पार्किंग एरिया में आकर गाड़ी में बैठकर राणा इंडस्ट्रीज़ के लिए निकल गई। और उसके निकलते ही सृष्टि भी छोटा सा टिफ़िन पैक कर गाड़ी में आई और ड्राइवर को बोली, राणा इंडस्ट्रीज चलो। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और कुछ ही देर बाद उसकी गाड़ी राणा इंडस्ट्रीज जाकर रुकी। वो तेज तेज कदमों से प्रलय के केबिन में आई, जहाँ पर अभी तक कायनात पहुँची भी नहीं थी। प्रलय को कायनात के आने का इंतज़ार था। जैसे ही दरवाज़ा खुला उसने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, तुम सोच भी नहीं सकती हो मुझे कितनी भूख लगी थी। लेकिन ये बोलते हुए जब उसकी नज़र सृष्टि पर गई तो वो एकदम से चुप हो गया। सृष्टि मुस्कुराते हुए अंदर की तरफ आई और सोफे पर बैठते हुए बोली, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, लेकिन आज मेरा राणा मेंशन में खाने का मन नहीं था, इसलिए मैं ऑफिस आ गई। लेकिन हाँ सॉरी, मैं आपके लिए खाना नहीं लेकर आई, क्योंकि आपके लिए खाना तो आपकी कायनात लेकर आने वाली थी ना। तभी दरवाजे की तरफ से आवाज़ आई, लेकर आने नहीं वाली थी बल्कि लेकर आ चुकी है। ये बोलते हुए कायनात ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ टिफ़िन ऊपर की तरफ उठाया। सृष्टि ने नाक सिकोड़ते हुए उसकी तरफ देखा, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुश थी, क्योंकि कायनात जैसा खाना लेकर आई थी उसे डांट पक्का मिलने वाली थी। कायनात सृष्टि के टिफ़िन की तरफ देखते हुए बोली, तुम अपना खाना एंजॉय करो, प्रलय मेरा बनाया हुआ खाना ही खाएगा, है ना प्रलय? प्रलय तुरंत अपनी जगह से उठा और बोला, ऑफ कोर्स। ये बोलते हुए वो सोफे पर आकर बैठ गया था। कायनात ने खाना लगाना शुरू कर दिया था। सृष्टि को भी इंतज़ार था कि कब प्रलय कायनात को दो चार अच्छी सुनाए।
लेकिन जैसे ही उसने पहली बाइट खाई, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखते हुए सृष्टि एकदम से फ्रीज हो गई थी। अगले ही पल प्रणय ने कायनात का हाथ पकड़ा और उसे चूमते हुए बोला, यार क्या टेस्टी खाना बनाया है, आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना टेस्टी खाना कभी नहीं खाया। उसकी बात सुनकर सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत टिफ़िन के पास आई और उसमें से खाना टेस्ट करने लगी। तो वो खाना सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। कायनात सृष्टि की तरफ देखकर बोली, अगर तुम्हें खाना है तो क्या मैं तुम्हें प्लेट में डाल कर दे दूँ? सृष्टि गुस्से से तिलमिलाते हुए अपनी जगह से खड़ी हुई। ये खाना इतना अच्छा कैसे हो सकता है? कायनात बोली, क्यों? सृष्टि तुरंत बोली, क्योंकि इस खाने में सिर्फ और सिर्फ नमक। वो बोलते बोलते अचानक ही चुप हो गई। उसकी नज़र अब प्रलय पर चली गई, जो उसे गहरी नज़रों से घूर रहा था। वो तुरंत बोली, मेरा मेरा मतलब है तुमने इतना टेस्टी खाना कैसे बनाया? आई मीन कोई कैसे ही इतना टेस्टी खाना बना सकता है? वो प्रलय के सामने ये बात नहीं आने देना चाहती थी कि जलन के मारे उसने कायनात का बना हुआ सारा खाना बर्बाद कर दिया था। प्रलय उसे देखते हुए बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम्हारे दिमाग में कुछ तो चल रहा है सृष्टि, कुछ किया था क्या तुमने? सृष्टि तुरंत बोली, हाँ बहुत कुछ किया मैंने प्यार किया, लेकिन जिसे किया है वो एक नंबर का धोखेबाज निकला। किसी और के हाथों से बना हुआ खाना खाकर उसके हाथों को चूम रहा है। पर आपको कहाँ मेरी तकलीफ़ नज़र आती है? ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू आ गए और वो तुरंत वहाँ से बाहर की तरफ चली गई। प्रलय उसे जाते हुए देख रहा था। उसने एक बार भी सृष्टि को रोकने की कोशिश नहीं की। वहीं कायनात उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं अभी आई। ये बोलकर वो भी सृष्टि के पीछे पीछे केबिन से बाहर निकली। सृष्टि लिफ्ट के अंदर जाने ही वाली थी कि कायनात ने अचानक से उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। सृष्टि ने पलटकर उसकी तरफ देखा। कायनात उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, क्या बात है, शौक लगा तुम्हें? सृष्टि गुस्से से बोली, चालाक तो बहुत हो तुम। कायनात हंसी और बोली, साजिशें तुम करो और चालाक मैं हूँ, ये तो क्या ही बात कर दी तुमने सृष्टि। खैर ये सब छोड़ो, मैं बस तुमसे इतना कहना चाहती हूँ कि तुम बेशक से कितनी मर्जी रुकावटें मेरे रास्ते में लाने की कोशिश कर लो, लेकिन जब कायनात किसी चीज़ को ठान लेती है ना, तो वो उसे पूरा करके ही रहती है। तुमने अपनी सभी कोशिश कर ली, खाने में नमक मिला दिया, मुझसे पहले प्रलय के लिए खाना लेकर आ गई, लेकिन आखिर में तुम्हें क्या हासिल हुआ? कुछ भी नहीं। छोड़ दो ये सब चीज़ें, क्योंकि अब प्रलय बदल चुका है। वो अब मुझसे शादी करने वाला है, तो तुम्हारी इन हरकतों से उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सृष्टि गुस्से से बोली, खबरदार अगर फालतू की बकवास की तो मेरे डिस्ट्रॉयर कोई खिलौना नहीं है जो आज मेरे थे और कल तुम्हारे हो जाएंगे। वो हमेशा मेरे थे और हमेशा मेरे ही रहेंगे। वो नाराज़ है मुझसे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे कुछ भी कहोगी। कायनात मुस्कुराई और बोली, अच्छा चलो ठीक है, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगी। गलत फहमी में हो तुम, और जब मेरी और प्रलय की शादी होगी तो तुम्हारी गलत फहमी खुद ब खुद दूर हो जाएगी। सृष्टि हल्का सा मुस्कुराई और बोली, इतना तो यकीन है मुझे मेरे प्यार पर कि बेशक से वो नाराज़ ज़रूर हो जाएं, लेकिन बदल नहीं सकते। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से लिफ्ट के अंदर चली गई और कायनात मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगी। वहीं दूसरी तरफ अपने केबिन में बैठा प्रलय अपने फ़ोन पर नज़रें गड़ाए हुए था। वो लिफ्ट एरिया की तरफ का लाइव फुटेज देख रहा था। जब सृष्टि वहाँ से चली गई तो प्रलय ने अब पार्किंग एरिया की फुटेज ऑन की और फिर जब तक सृष्टि गाड़ी में बैठकर राणा इंडस्ट्रीज से निकल नहीं गई तब तक उस फुटेज को देखता रहा और फिर अपना फ़ोन बंद करके साइड में रख दिया। उसने अपना सिर पीछे सीट से टिका दिया था और एक गहरी सांस लेकर उसने अपनी भी आंखें बंद कर ली। कायनात वापस केबिन में आई और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। उसकी तरफ देखते हुए वो बोली, अभी पूरा खाना फिनिश नहीं हुआ है? प्रलय अपनी जगह से उठा और बोला, मुझे और भूख नहीं है। कायनात मुस्कुराई और बोली, भूख नहीं है या फिर सृष्टि को रोते देख तुम्हें गिल्टी फील हो रहा है? अगर तुम चाहो तो तुम इस शादी को इनकार कर सकते हो। जाओ और जाकर सृष्टि से बात करो। बातें करने से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। प्रलय जो अपनी चेयर की तरफ जा रहा था वो बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, टिफ़िन पैक करो और घर वापस चली जाओ। कायनात हंसी और बोली, मतलब तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो? प्रलय अब जो अपनी चेयर पर बैठने ही वाला था वो तुरंत अपनी चेयर छोड़कर उसके सामने आकर खड़ा हुआ और बोला,
ओके, तुम इस केबिन में रहो, मैं ही चला जाता हूँ क्योंकि फालतू की बहस करने का मेरा मूड नहीं है। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से बाहर चला गया। वहीं सृष्टि जैसे ही राणा मेंशन में अंदर की तरफ आई, वो तुरंत सीधा अपने कमरे में चली गई। उसे अपने कमरे में जाते देख कुसुम जी समझ चुकी थी कि उसका मूड ऑफ होगा, वरना वो प्रांस के पास जरूर आती। सृष्टि बेड पर बैठी रो रो कर पागल हो चुकी थी। प्रलय का कायनात के हाथों को किस करना उसे हद से ज़्यादा तकलीफ दे रहा था। उसे प्रलय के आने का इंतज़ार था ताकि वो उसके साथ लड़ाई कर सके, क्योंकि इस वक्त उसका मन तो प्रलय को जान से मारने का कर रहा था। उसने उसका दिल पूरी तरह से जलकर राख जो कर दिया था, लेकिन प्रलय तो आया नहीं। पर दरवाजे पर आकर नताशा ने दरवाज़ा नॉक किया। सृष्टि ने अपने आंसू साफ किया और दरवाज़ा खोला तो सामने नताशा को देखकर वो तुरंत बोली, मेरा मूड ठीक नहीं है। नताशा मुस्कुराते हुए बोली, आपका मूड ठीक करने ही तो आई हूँ। सृष्टि ने हैरानी से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? नताशा उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर की तरफ ले आई और बोली, ये तो आपको मेरी बात सुनकर ही पता चलेगा। ये बोलकर वो सृष्टि को लेकर बेड पर बैठी और उसने सृष्टि से कुछ कहा तो सृष्टि की भी आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत बोली, डिस्ट्रॉयर जान ले लेंगे मेरी। नताशा हंसते हुए बोली, आपने अपने डिस्ट्रॉयर की जान ली क्या, जब वो कायनात के साथ मिलकर आपको जला रहे थे? उसकी बात सुनकर सृष्टि का मुंह बंद हो गया। नताशा कुछ सोचते हुए बोली, कई बार आग बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कई बार आग बुझाने के लिए दूसरे तरीकों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, और अब उन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। बाकी आपकी मर्जी, जैसा आपको सही लगे। सृष्टि उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई थी। नताशा वहाँ से चली गई और सृष्टि अभी भी उन बातों के बारे में सोच रही थी जो नताशा ने उससे कही। कुछ देर बाद रात हो चुकी थी और सृष्टि प्रांस के साथ नीचे हाल में थी। प्रलय घर के अंदर आया और अंदर आते ही उसकी नज़र सोफे पर बैठी हुई सृष्टि पर गई, जिसने एक बार भी नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसे अपनी तरफ ना देखते देख प्रलय की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। वहीं सृष्टि प्रांस को अपनी गोद में लेकर सोफे से उठी और दूसरी तरफ बैठी हुई कुसुम जी की तरफ देखते हुए बोली, मैं ऊपर हूँ, मैं सोने जा रही हूँ माँ। आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मुझे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया है। अब मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा है। प्रांस को मैं अपने साथ ही लेकर जा रही हूँ। गुड नाइट। ये बोलकर वो मुस्कुराते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई और प्रलय वहीं पर खड़ा रह गया। तभी सीढ़ियाँ उतरते हुए कायनात नीचे आई और प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। उसके बात सुनकर प्रलय के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। उसकी नज़र सृष्टि पर थी। प्रलय के हिसाब से कायनात को नीचे आते देख सृष्टि को भी नीचे आना चाहिए था, लेकिन उसने तो एक नज़र कायनात की तरफ देखा भी नहीं। कायनात नीचे आई और वो भी पलटकर सृष्टि की तरफ देखने लगी, पर सृष्टि तब तक अपने रूम में जा रही थी। वो प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, मैं डिनर के लिए तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, आओ दोनों साथ मिलकर डिनर करते हैं। प्रलय तुरंत बोला, मुझे भूख नहीं है। ये बोलकर वो सीधा अपने रूम की तरफ चला गया और कायनात बस उसे जाते देखती रह गई। प्रलय अपने रूम में आया और आते ही उसकी नज़र बेड पर लेटी हुई सृष्टि पर गई। उसने तुरंत अपनी शर्ट उतारकर साइड में फेंक दी और फिर वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद वो शावर लेकर वॉशरूम से बाहर आया और उसने सृष्टि के बगल में सो रहे प्रांस को अपनी तरफ लिटा लिया। सृष्टि ने अपनी आंखें खोली और बोली, प्रांस को आप अपने साथ लेकर सो रहे हैं क्या? प्रलय कुछ बोलने को हुआ, वो कुछ गुस्से में बोलने वाला था, लेकिन तभी सृष्टि बोली, अच्छा ठीक है, आप लेकर सो जाइए। वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ, शायद मैं आज प्रांस को संभाल नहीं पाऊँगी, लेकिन जब ये रोए तो आप मुझे उठा लीजिएगा। वो क्या है ना, फिर तो मुझे देनी पड़ेगी ना। गुड नाइट। ये बोलकर वो करवट लेकर दूसरी तरफ लेट गई और प्रलय के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। सृष्टि ने जिस तरह से उसे इग्नोर किया वो सच में उसके लिए अनबिलीवेबल था। उसने सृष्टि से कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर खुद पर कंट्रोल करते हुए अपना सिर तकिए पर रखकर वापस लेट गया। उसने प्रांस को अपने ऊपर लिटाया हुआ था, लेकिन उसकी नज़रें बार बार सृष्टि पर जा रही थी। कुछ देर बाद वो खुद से ही बोला, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस तरह से इग्नोर करके अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लोगी? बिल्कुल भी नहीं। तुम मुझे इग्नोर कर रही हो ना, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि इग्नोर किया कैसे जाता है। इग्नोर गेम में प्रलय राणा का कोई कंपटीशन हो ही नहीं सकता। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई।
उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। हालांकि उसका दिल तो आग की तरह धधक रहा था, लेकिन उसने खुद पर कंट्रोल किया हुआ था। सुबह का वक्त, सृष्टि की आंखें खुली और उसने तुरंत अपनी बगल में देखा जहाँ से प्रलय और फ्रांस दोनों गायब थे। वो तुरंत अपनी जगह पर उठकर बैठी और जल्दी से रेडी हुई, और आज उसका रेडी होने का तरीका थोड़ा अलग था। वो जल्दी से अब नीचे हॉल में आई जहाँ पर प्रलय डाइनिंग टेबल पर बैठा था और कायनात उसे ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी। सृष्टि भी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठी और कुसुम जी की तरफ देखते हुए बोली, माँ जल्दी से मुझे ब्रेकफास्ट दे दीजिए। कुसुम जी ने भी उसे जल्दी से ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया। प्रलय उसे गहरी नज़रों से देख रहा था। हालांकि उसने सोच लिया था कि वो सृष्टि को पूरी तरह से इग्नोर कर देगा, लेकिन सृष्टि ने जिस तरह के कपड़े पहने हुए थे वो उसे चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पा रहा था। इस वक्त सृष्टि ने वाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की फॉर्मल पैंट पहनी हुई थी, जिसमें वो हद से ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, तो तुमने ये नया तरीका ढूंढा है मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का? सृष्टि मुस्कुराते हुए बोली, एक्सक्यूज़ मी, मैंने आपको कुछ कहा क्या? ऐसे तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि आपने मुझे परेशान करने का नया तरीका ढूंढा है। ये बोलते हुए उसकी नज़रें कायनात पर थी, लेकिन फिर वो वापस प्रलय की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, पर मैंने आपसे ऐसा कुछ नहीं कहा ना, तो आप भी अपनी असुप्शन अपने पास रखिए। ये बोलकर उसने जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म किया और फिर वहाँ पालने में लेटे हुए प्रांस के साथ थोड़ी देर खेलने लगी। प्रलय ने गुस्से से मुट्ठियाँ कसी हुई थी। वो बिना ब्रेकफास्ट किए ही डाइनिंग टेबल से उठा और बाहर की तरफ चल दिया। कायनात सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, अब ये सब क्या कर रही हो तुम? सृष्टि उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराई और बोली, तुम पति हो मेरा? कायनात हैरानी से बोली, एक्सक्यूज़ मी। सृष्टि मुस्कुराकर बोली, माँ और बाप की उम्र की तो तुम लगती नहीं हो। अपने सवाल अपने पास ही रखो, क्योंकि यूं ही किसी अरे गहरे को मैं जवाब नहीं देती। ये बोलकर उसने अपना पर्स उठाया और वहाँ साइड में खड़ी हुई कुसुम जी, जो अपना मुंह दबाकर हंसे जा रही थी, उन्हें देखते हुए बोली, मैं जा रही हूँ माँ, आप प्रांस का ख्याल रखिएगा, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से चली गई और बाहर आकर गाड़ी में बैठ गई। देखते ही देखते उसकी गाड़ी राणा मैंसन से निकल चुकी थी। वहीं अपने फ़ोन पर पार्किंग एरिया की फ़ोटोज़ देख रहे प्रलय ने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सृष्टि जा कहाँ रही है। उसने तुरंत ड्राइवर को कॉल किया, तो जैसे ही ड्राइवर का फ़ोन बजा, सृष्टि के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वो ड्राइवर की तरफ देखते हुए बोला, आपको माँ ने बताया होगा ना आपको क्या करना है? वो ड्राइवर डरते हुए बोला, जी। ये बोलते हुए उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। सृष्टि के चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई। प्रलय राणा इंडस्ट्रीज़ के लिए निकल चुका था। वो ड्राइवर को कॉल कर रहा था जिसके साथ सृष्टि घर से बाहर गई थी, लेकिन उस ड्राइवर का नंबर ऑफ आ रहा था। प्रलय के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी। बेशक से उसने अपने दुश्मनों की हालत काफ़ी हद तक ख़राब कर दी थी, लेकिन वो अभी तक पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए थे। मानव भी जिंदा था और अमय, वो तो मुंबई में था ही नहीं, लेकिन वो इस फिराक में था कि कब वो प्रलय और सृष्टि पर अटैक करे। हालांकि प्रलय ने उस पर नज़र रखवाई हुई थी, लेकिन 100% श्योरिटी अभी किसी भी चीज़ को लेकर नहीं थी। प्रलय बार बार ड्राइवर को कॉल करता रहा, लेकिन जब कॉल नहीं लगी तो उसने गुस्से से अपना फ़ोन साइड में फेंक दिया। वो राणा इंडस्ट्रीज़ पहुंच चुका था, लेकिन अब उसने अपनी गाड़ी दूसरी तरफ घुमा ली। उसने साथ ही साथ अपने आदमी को सृष्टि की लोकेशन पता लगवाने के लिए बोल दिया था, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ था, इसलिए उसकी लोकेशन पता नहीं चल रही थी। तभी अचानक ही उसके ऑफिस से कॉल आया। उसकी रिसेप्शनिस्ट हड़बड़ाकर बोली, सर वो सृष्टि मैडम। सृष्टि का नाम सुनकर ही प्रलय की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत बोला, क्या सृष्टि वहाँ ऑफिस आई है? रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत जवाब दिया, हाँ प्लीज़ आप जल्दी से ऑफिस आ जाइए सर। उसकी बात सुनते ही प्रलय ने तुरंत गाड़ी राणा इंडस्ट्रीज़ की तरफ घुमा दी। कुछ ही देर बाद वो राणा इंडस्ट्रीज़ पहुंचा तो देखा सामने वाले केबिन का सामान अंदर की तरफ रखवाया जा रहा था। वही केबिन जो प्रलय ने स्पेशली सृष्टि के लिए बनवाया था, लेकिन सृष्टि के जाने के बाद उसने उस केबिन को खाली करवा दिया था। प्रलय तुरंत वहां पर आया। सृष्टि वहीं साइड में खड़ी हुई सबको इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि उसे कौन सी चीज़ कहाँ पर चाहिए। प्रलय गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस केबिन में आने की, और तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तुमने ड्राइवर को अपना फ़ोन स्विच ऑफ करने के लिए कहा ना, ताकि मुझे तुम्हारे बारे में पता ना चले। अभी वो बोल ही रहा था कि सृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, मतलब आप मेरे बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे थे? क्या पता लगाना चाहते थे आप मेरे बारे में? कहीं आपको मेरी फिक्र तो नहीं हो रही थी ना डिस्ट्रॉयर? उसकी बात सुनकर एक पल के लिए प्रलय का चेहरा एक्सप्रेशनलेस हो गया। वो तुरंत बोला, गलतफहमी है तुम्हें कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मैं गाड़ी के बारे में पता लगाना चाहता था, जो गाड़ी तुम यूज कर रही थी। मुझे वो गाड़ी चाहिए थी। सृष्टि तुरंत बोली, अच्छा तो ठीक है, वो गाड़ी फ़िलहाल पार्किंग एरिया में खड़ी है, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और रही बात इस केबिन की, तो अब मैं वापस आ गई हूँ, तो जो चीज़ें अपनी जगह से हटाई गई हैं वो चीज़ें भी तो वापस आएंगी ना? प्रलय गुस्से से बोला, कुछ भी अब अपनी जगह पर वापस नहीं आ सकता, और तुम इस केबिन को एक बार फिर से पहले जैसा करना ही क्यों चाहती हो? अब इस केबिन का इस्तेमाल नहीं होता। सृष्टि हल्का सा मुस्कुराई और बोली, लेकिन अब होगा। प्रलय दांत पीसते हुए बोला, क्यों? अब क्यों होगा? कौन आएगा इस केबिन में? उसके सवाल का सृष्टि ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप जाकर सामने लगी हुई चेयर पर बैठ गई। प्रलय ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस ली और बोला, खबरदार, अगर तुमने कोई भी ड्रामा करने की कोशिश की तो अब इस ऑफिस को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम इस केबिन में नहीं रहोगी, चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना। सृष्टि तुरंत बोली, नहीं जाऊंगी। क्या कर लेंगे आप? प्रलय ने उसकी टेबल पर अपने हाथ रखे और बोला, तुम भूल गई हो कि इस इंडस्ट्रीज का सीईओ हूँ मैं। यहाँ पर जो भी होता है वो सब मेरे इशारे पर होता है। एक पल नहीं लगेगा मुझे यहाँ से तुम्हें बाहर निकलवाने में। बेहतर होगा तुम खुद चली जाओ। सृष्टि उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखती रही और फिर अपने सामने रखी हुई फाइल की तरफ देखने लगी, जो अभी थोड़ी देर पहले ही उसने प्रलय की करंट पर्सनल असिस्टेंट से मांगी थी, और फाइल लेने के तुरंत बाद ही उसने उसे जॉब से फायर कर दिया था। तभी प्रलय का मैनेजर अंदर की तरफ आया और प्रलय की तरफ देखते हुए बोला, सर मुझे आपको कुछ बताना है। प्रलय ने सवालिया नज़रों से उसे देखा तो वो तुरंत बोला, वो सृष्टि मैडम ने जानवी को जॉब से निकाल दिया है। क्या आपके लिए दूसरी पर्सनल असिस्टेंट रखनी है? मेरा मतलब है। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही सृष्टि बोली, डिस्ट्रॉयर के लिए, आई मीन मिस्टर राणा के लिए अब किसी पर्सनल असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी पर्सनल असिस्टेंट वापस आ गई है। और अगर फिर भी आप लोगों को गलत फहमी या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो आप मेरा राणा इंडस्ट्रीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट चेक कर सकते हैं, जिसमें मिस्टर राणा ने मुझसे साइन करवाए थे और कहा था कि मैं 5 साल राणा इंडस्ट्रीज़ को नहीं छोड़ सकती हूँ। मुझे 5 साल राणा इंडस्ट्रीज़ में जॉब करनी ही पड़ेगी। अगर आप लोगों के पास वो पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा प्रिंट निकलवा कर दे सकती हूँ, क्योंकि वो क्या है ना, यहाँ की सारी फाइल मेरे पास प्रोटेक्टेड है। उसकी बातें सुनते हुए प्रलय का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। सृष्टि की बात सच थी, क्योंकि प्रलय ने ही वो डॉक्यूमेंट उससे साइन करवाए थे जिसमें ये कॉन्ट्रैक्ट था कि सृष्टि राणा इंडस्ट्रीज छोड़कर नहीं जा सकती थी। जब प्रलय ने राणा इंडस्ट्रीज पर ओवरटेक किया था तो उसे डर था कि कहीं उसे राणा इंडस्ट्रीज में देखकर सृष्टि जॉब छोड़कर ना चली जाए, इसलिए उसने पहले ही उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया था। उसके एक्सप्रेशंस देखकर सृष्टि के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी। प्रलय अपने मैनेजर को बोला, गेट आउट, लेकिन ये बोलते हुए उसकी नज़र सृष्टि पर थी। उसका मैनेजर तुरंत वहाँ से चला गया। सृष्टि प्रलय के बिल्कुल पास आई और उसे देखते हुए बोली, मैंने सुना है अभी थोड़ी देर बाद आपकी मीटिंग है और मीटिंग होटल हयात में है, तो क्या मैं आपके साथ चलूं सर? ये बोलते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बहुत ही ज़्यादा जानलेवा थे। प्रलय गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तुम्हें लगता है ये हरकतें करके तुम मुझे शादी करने से रोक लोगी? सृष्टि हंसी और बोली, आप भी क्या ही सोचते हैं सर, मैं तो यहाँ पर जॉब कर रही हूँ और आप शादी के ख्वाब देख रहे हैं। लगता है शादी करने के लिए बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हैं आप। पर आई एम ऑलरेडी मैरिड सर, और जिससे मेरी शादी हुई है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पजेसिव और ऑब्सेसिव है। हालांकि थोड़ा नखरेबाज और खड़ूस किस्म का है, लेकिन फिर भी मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे, और उसे छोड़कर किसी पराये मर्द की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देख सकती। ये बोलते हुए उसने प्रलय के सीने पर अपना हाथ रखा और बड़ी ही अदा से उसके सीने को सहलाने लगी।
जिस तरह से वो प्रलय को छू रही थी, प्रलय के दिल में हलचल सी होने लगी थी। उसने सृष्टि की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपनी तरफ खींचकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, आँख से खोलने की कोशिश कर रही हो तुम? सृष्टि हंसी और बोली, एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए, जलने को तैयार है हम, परवाना बना दीजिए। उसकी बात सुनकर प्रलय, जो हद से ज़्यादा गुस्से वाला चेहरा बना रहा था, उसका चेहरा एकदम लाल था और आंखें भी हद से ज़्यादा सर्द थी। अचानक ही सृष्टि की बात सुनकर वो हंस पड़ा और उसे हंसते हुए देखकर सृष्टि के चेहरे पर भी मुस्कुराहट तैर गई। उसे नहीं पता था वो क्या किए जा रही है, लेकिन प्रलय को मनाने के लिए जो उससे बन पड़ रहा था वो कर रही थी। वो लगातार प्रलय को देखती रही और प्रलय बिना किसी चीज़ की फिक्र किए हंसता रहा। हंसते हुए वो थोड़ा पीछे की तरफ हो गया था और अब सृष्टि उसे एकटक नज़रों से देखते हुए उसके बिल्कुल करीब हुई। प्रलय पीछे दीवार से लग गया और सृष्टि पंजों के बल हल्का सा ऊपर की तरफ उठी। उसने प्रलय के गाल पर अपना हाथ रखा तो प्रलय की गहरी नज़रें उस पर आ गई। वो कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही सृष्टि ने उसके लबों को अपने लबों से छू लिया और उससे सॉफ्टली किस करने लगी। प्रलय के हाथ खुद ब खुद उसकी कमर पर आ गए और उसने सृष्टि को अपनी बाहों में जकड़ लिया, जिसकी वजह से सृष्टि के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी। अब प्रलय भी उसके प्यार के एहसास में खोने लगा था। प्रलय ने आज तक कभी उससे इस तरह की उम्मीद नहीं की थी। वो हमेशा खुद से सृष्टि के तरफ किसकी पहल करता था, लेकिन आज जैसे सृष्टि पूरी हदें तोड़ने को थी। लेकिन अचानक ही प्रलय होश में आया तो उसने तुरंत सृष्टि की कमर पर चिकोटी काट ली। सृष्टि एकदम से पीछे की तरफ हो गई। थोड़ी देर इंटेंस नज़रों से प्रलय को देखते हुए सृष्टि मुस्कुराते हुए वहाँ से जाने लगी, लेकिन प्रलय ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसने उसे गोल गोल घुमाया और अगले ही पल सृष्टि की पीठ उसके सीने से आ लगी और सृष्टि की धड़कनों ने रफ्तार पकड़ ली। प्रलय उसके कंधे पर अपना चेहरा रखते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता है कुछ ज़्यादा ही बेशर्म हो गई हो तुम? सृष्टि मुस्कुराई और एकदम डीप वॉइस में बोली, इसे बेशर्मी नहीं, अपने पति को प्यार करना कहते हैं डिस्ट्रॉयर। प्रलय गुस्से से बोला, पहले तो मुझे डिस्ट्रॉयर कहना बंद करो और दूसरी बात, मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ तो मुझे इस तरह का प्यार करना बंद करो। सृष्टि ने तुरंत उसका हाथ अपनी कमर से हटाया और वापस गोल घूम गई, जिससे अब उसका हाथ प्रलय के सीने पर आ गया और उसकी नज़रें प्रलय से जा मिली। वो इंटेंस वॉइस में बोली, ऐसे कैसे मैं आप पर अपना प्यार ना लुटाऊं, और आपके कहने से क्या हो जाएगा? आपकी वैलिड बीबी हूँ मैं। अभी देखती हूँ आप मुझे खुद को प्यार करने से कैसे रोक सकते हैं। और जिसे आप बेशर्मी कह रहे हैं ना, वो मेरी बोल्डनेस है, जिसमें अभी अभी आप इतना ज़्यादा खो गए थे कि आपको खुद का होश ही नहीं था। प्रलय की नज़रें उस पर गहरी हो गई। प्रलय उससे कुछ बोलने को हुआ, लेकिन तभी सृष्टि टेबल की तरफ जाते हुए बोली, आप भी ना डिस्ट्रॉयर, कमाल करते हैं। मैं यहाँ पर अपनी जॉब के लिए आई और आप यहाँ पर भी मेरे साथ रोमांस करने लगे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो मैं काम कब करूँगी? आपको पता है मैं कब से वेट कर रही थी कि मैं दोबारा ऑफिस ज्वाइन करूँ और सारा काम करूँ, लेकिन आपको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे मुझे काम करने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। उसकी नज़रें प्रलय को शर्माने पर मजबूर कर रही थी। प्रलय गुस्से से बोला, तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पैसों के लिए ये जॉब कर रही हो तो तुम्हें तुम्हारे मुँह मांगे पैसे मिल जाएंगे जो घर पर। सृष्टि बड़ी ही अदा से बोली, आप भी कितने बेरहम है डिस्ट्रॉयर। मैं यहाँ आपसे आपका प्यार मांग रही हूँ और आप मुझे पैसे देने की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं चाहिए पैसे, और वैसे भी जिसके पास प्रलय राणा हो उसे और क्या ही चाहिए होगा। अब आप अपने कमरे में, मैं आती हूँ। ये बोलकर उसने अपनी जीभ को अपने दांतों तले दबाया और बोली, मेरा मतलब है अपने केबिन में, मैं आती हूँ। ये बोलते हुए वो जिस तरह से शर्मा रही थी, प्रलय के होश उड़ रहे थे, लेकिन वो अपना गुस्सा दिखाते हुए वहाँ से चला गया। सृष्टि हंसते हुए चेयर पर बैठी और बोली, जलने को तैयार है, परवाना बना दीजिए। ये बोलते हुए उसकी हंसी और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ प्रलय केबिन में आकर अपनी चेयर पर बैठा और गुस्से से बोला, तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह की हरकतों से मैं मान जाऊंगा? सृष्टि, बिल्कुल भी नहीं। जितना मेरा प्यार ज़िद्दी है ना, उतना ही ज़िद्दी है मेरा गुस्सा, जो इतनी आसानी से ठंडा नहीं होने वाला। मैं भी देखता हूँ तुम कैसे मुझे मनाती हो। बेशक से तुम कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हारे जाल में तो मैं नहीं फंसने वाला। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी।
सृष्टि सर्वेंट के साथ रात के डिनर की तैयारी करवा रही थी, तभी प्रलय किचन के अंदर आया। उसे किचन के अंदर आते देख सृष्टि हैरान थी। वहीं प्रलय के दिमाग में इस वक्त कुछ खतरनाक ही चल रहा था। प्रलय आगे की तरफ आया और सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोला, मुझे एक केक रेडी करना है। आज मेरी होने वाली बीबी का बर्थडे है और मैं उसे एक छोटा सा सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। आई होप आप मेरी हेल्प करेंगे। वो सर्वेंट हैरानी से प्रलय की तरफ देखने लगा। प्रलय की बीवी तो उसके सामने ही खड़ी थी और अगर वो केक के बारे में जान चुकी है तो सरप्राइज कैसा रह गया। उनके एक्सप्रेशन देखकर प्रलय तुरंत बोला, मेरी बीबी, मेरी होने वाली बीबी से मेरा मतलब है कायनात से। कायनात का बर्थडे है तो मुझे उसके लिए केक, रेड वेलवेट केक रेडी करना है। प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दीजिए। सर्वेंट ने अपना सिर हाँ में हिलाया। वहीं सृष्टि जो काउंटर पर खड़ी थी, उसने गुस्से से एक चिमटा अपने हाथों में कस लिया। वो चिमटा उसे अपने हाथ पर जोर से लग रहा था, लेकिन जैसे उसे कोई दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। उसका सारा ध्यान तो प्रलय पर था, जो वहीं दूसरी तरफ काउंटर पर खड़ा केक की प्रिपरेशन कर रहा था। सर्वेंट उसकी हेल्प कर रही थी, लेकिन केक बना तो वो अपने हाथों से ही रहा था और बार बार अपनी और कायनात की बातें कर रहा था, जिसे सुनकर सृष्टि का खून और भी ज़्यादा खौल रहा था। वो गुस्से से मुंह बनाते हुए वहीं पर खड़ी रह गई। डिनर अब दूसरी सर्वेंट बना रही थी तो वो बस वहीं प्रलय की बातें सुनती हुई खड़ी थी। तभी प्रलय सर्वेंट से बात करते हुए बोला, आपको पता है कायनात मुझसे कितना प्यार करती है। अचानक ही सृष्टि ने अब अपना कंट्रोल खो दिया और उसने उस चिमटे को और भी ज़्यादा ज़ोर से अपने हाथों में कस लिया। तो अचानक ही उसकी स्किन उस चिमटे के अंदर आ गई और उसकी स्किन हल्की सी उखड़ गई, जहाँ से खून बहने लगा। लेकिन उसे तो अभी फ़िलहाल कोई चीज़ की कोई परवाह नहीं थी। वो तुरंत प्रलय के पास आई और उसके गिरेबान को अपने हाथ में पकड़ते हुए बोली, कितना कितना प्यार करती है वो आपसे। हाँ, उतना जितना जितना प्यार मैं आपसे करती हूँ उतना प्यार आपसे कोई भी नहीं कर सकता डिस्ट्रॉयर। मैं मानती हूँ मैं गलतियाँ करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे प्यार की तुलना किसी के साथ करेंगे। मैं पागल हूँ आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ और आप कह रहे हैं कि आपको मुझसे ज़्यादा प्यार कोई और करता है। प्रलय तुरंत बोला, मैंने कब कहा कि कायनात मुझे तुमसे ज़्यादा प्यार करती है। इनफैक्ट मैं ऐसी बात कभी कह ही नहीं सकता, क्योंकि तुम तो मुझे प्यार करती ही नहीं हो। अगर प्यार करती तो मुझे छोड़कर नहीं जाती। सृष्टि ने उसे ज़ोर से धक्का दिया और बोली, हाँ मैं छोड़कर गई आपको। हाँ, मेरा लिया गया फैसला गलत था, लेकिन इसमें सिर्फ मेरी गलती नहीं है डिस्ट्रॉयर, इसमें गलती आपकी भी है। अगर आपने मुझे सारी बातें पहले ही बता दी होती, मुझे बता दिया होता कि मेरी कोख में पल रहा बच्चा किसी और का नहीं आपका है, तो मैं उन लोगों की बातों में नहीं आती। मुझे आप पहले ही सच बता देते तो हमारे बीच कोई कन्फ्यूजन, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती ही नहीं। आप मुझसे अपने प्यार का इजहार करते, लेकिन जब जब भी आपने मुझे रूबरू करवाया तो किस करवाया? अपने ऑब्सेशन से, जो मुझे सही नहीं लग रहा था। तो बताइए, इसमें सिर्फ मेरी गलती है क्या? आपकी कोई गलती नहीं। ये बोलते हुए वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। तभी प्रलय की नज़र उसके हाथ पर गई, जिस पर खून की बूंदें नीचे ज़मीन पर से गिर रही थी। प्रलय की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत सृष्टि के पास आया और उसके हाथ को छूने लगा। सृष्टि को अब जाकर अपने हाथ में दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसने तुरंत अपने हाथ पीछे की तरफ खींच लिया। उसे भी रियलाइज हो चुका था उसके हाथ से खून बह रहा है। प्रलय ने गुस्से से उसे देखा। सृष्टि मुंह बनाते हुए बोली, मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं चाहिए, जाकर अपनी कायनात का हाथ पकड़िए। प्रलय गुस्से से बोला, बकवास बंद करो। ये बोलकर उसने तुरंत उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया और उसे पानी की तरफ लेकर गया। उसने उसके हाथ को अच्छी तरह से पानी के नीचे रखा हुआ था ताकि खून बंद हो जाए, लेकिन खून बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सृष्टि ने अपना हाथ एक बार फिर से छुड़ाया और बोली, क्या कर रहे हैं आप ये सब? मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए आपकी हेल्प। वैसे भी खून ही तो है, बहाने दीजिए। मर जाऊंगी तो अच्छा होगा, तब तो आपको परेशान नहीं करूंगी। तब आप शौक से कीजिएगा किसी और से शादी। वो बोल ही रही थी कि प्रलय ने कसकर उसके गालों को अपनी उंगलियों से जकड़ लिया। उसका चेहरा गुस्से से कांप उठा था और आंखें भी गहरी लाल हो गई थी। सृष्टि की आंखों में नमी आ गई। अगले ही पल प्रलय ने दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ सृष्टि का हाथ ऊपर की तरफ किया और उसकी उंगली को अपने होठों से छू लिया। प्रलय ने अब उसकी उंगली को छोड़ा और सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला,
बेशक से मेरी गलती हो या ना हो, लेकिन तुम्हारी जो गलती थी वो मैं कभी माफ़ नहीं कर सकता। मेरी गलती से तुम्हारी गलती छोटी नहीं हो जाएगी। ये बोलकर अब वो तुरंत वहाँ से चला गया। वो केक जो प्रलय बना रहा था वो वहीं पर पड़ा रहा। सृष्टि उस केक के पास आई और उसे जोर से उठाकर डस्टबिन की तरफ लेकर गई और उसे डस्टबिन के अंदर डाल दिया। अभी भी उसके जलते हुए दिल को ठंडक नहीं मिली थी। प्रलय जो अभी किचन के दरवाजे पर ही खड़ा था, उसकी इस हरकत पर हल्का सा मुस्कुराया और वहाँ से चला गया। सृष्टि की आंखों में नमी आ गई। वो रोते हुए बोली, मेरे अलावा आपके लिए और कोई इतना स्पेशल नहीं हो सकता है डिस्ट्रॉय। आप सिर्फ मेरे हैं, आप किसी और के नहीं हो सकते, किसी और को स्पेशल फील नहीं करवा सकते। आपके प्यार पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। मैं अपना हक किसी को नहीं दूंगी। थोड़ी देर बाद सृष्टि अपने रूम में आई। प्रलय इस वक्त बालकनी में खड़ा था। जैसे ही उसने सृष्टि की तरफ देखा वो तुरंत बोला, अब यहाँ क्यों आई हो? सृष्टि मुंह बनाते हुए बोली, ये मेरा रूम है, मैं यहाँ नहीं आऊँगी तो और कहाँ जाऊँगी? प्रलय गुस्से से मुंह बनाते हुए बोला, ओके फाइन, तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम रह सकती हो, मैं जा रहा हूँ कायनात के रूम में। वैसे भी अब थोड़े दिनों में हम दोनों रूम तो शेयर करने वाले हैं। ये बोलते हुए वो दरवाजे की तरफ जा रहा था कि सृष्टि ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। उसका दिल भी जोरों से धक धक कर रहा था। प्रलय और कायनात के एक रूम में रहने की बात सुनकर ही उसे हर्ट फील हो रहा था। सृष्टि प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, क्यों जान लेने पर तुले हैं आप? क्यों इतना सता रहे हैं कि मैं पागल ही हो जाऊं? आपको मुझ पर तरस नहीं आता क्या? प्रलय उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हें मुझ पर तरस आया था? क्या तुमने सोचा था कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा? उस दीवाने का क्या होगा जिसकी सुबह तुमसे शुरू होती है और रात तुम पर खत्म? क्या तुमने ये सोचा था कहीं मैं मर ना जाऊं तुम्हारी याद में? सोचा था तुमने? उसका सवाल सुनकर ही सृष्टि की बोलती बंद हो गई थी। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए। अगर आप इस कहानी का अगला भाग जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिए। उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।